नमस्कार साथियों, रॉयल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे भूगोल के अंदर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके कुछ तथ्य हैं, उनका समावेश करते हैं। क्लास 4 होगी ये। पहले जो भौतिक प्रदेश थे उनके 3 पार्ट करवा दिए गए। अब देखते हैं पश्चिम मरुस्थल में जो तथ्य हैं उनका समावेश करते हैं। पश्चिम मरुस्थल के अंदर जो अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश था उनके बारे में। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम जो मरुस्थलीय प्रदेश था वो भी 2 भागों में बटा हुआ था, एक शुष्क और एक अर्धशुष्क भाग में। अर्धशुष्क भाग के अंदर देखते हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश है, अर्धशुष्क भाग, शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्धशुष्क। इसके बारे में तो हमने अध्ययन कर चुके हैं। आज देखते हैं अर्धशुष्क प्रदेश के बारे में। अर्धशुष्क प्रदेश है वो गोडवार प्रदेश, लूणी वेनिस के अंदर बटा हुआ है, गंगा के मैदान है, नागौर की उच्चभूमि है, इन 4 भागों में बटा हुआ था ये। तो इसमें हम 3 पार्ट दे चुके हैं। अब देखते हैं गोडवार प्रदेश जो लूणी वेनिस है उनके क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। गोडवार प्रदेश, लूणी बेसिन, ये प्रदेश है, अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर आता है गोडवार प्रदेश, लूणी बेसिन। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इनका जो क्षेत्र है राजस्थान के अंदर पाली है, जालोर है, सांचौर, बालोतरा और दक्षिणी पूर्वी जो बीकानेर क्षेत्र है, इन जिलों तक विस्तृत है। इनका कहां तक? पाली, झालोर, सांचौर, जो नवीनतम जिला बना है सांचौर, और जो बालोतरा बना है नया जिला वो। जो दक्षिणी पूर्वी बीकानेर है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र बाड़मेर आएगा, बाड़मेर, बाड़मेर इनका क्षेत्र। यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है वो मिलती है नमन, काफी, या जरूर मिट्टी, जो कांपदारी मिट्टी होती है, बारी बारी कण आते हैं इसके अंदर, वो मिट्टी गोडवार प्रदेश के अंदर या लूणी वेनिस के अंदर मिलती है। नवीन काफी है, मिट्टी का विस्तार है वो है नवीन काफी है या जरूर मिट्टी, ये इस मिट्टी का विस्तार है। इस लूणी जो वेसी नदी है उनके बहाव क्षेत्र के अंदर ये है। एक आता है नेहड़ क्षेत्र, ये क्षेत्र है जो गोडवार प्रदेश के अंदर पड़ता है। कौन सा क्षेत्र? नेहड़ क्षेत्र। वो पड़ता है बाड़मेर व सांचौर जिले का वह भाग जो गुजरात के जो कच्छ का रण है उसको स्पर्श करता है। और लूणी बेसिन की मुख्य नहर है वो नर्मदा नहर है। कौन सी है? नर्मदा नहर है। नेहड़ क्षेत्र के अंदर कौन सा भाग आता है? बाड़मेर और वह सांचौर का वह भाग जो गुजरात के जो कच्छ क्षेत्र है उसको स्पर्श करता है। वो क्षेत्र बाड़मेर और सांचौर का जिले का भाग है, वो किसमें आता है? नेहड़ क्षेत्र के अंदर, नेहड़ क्षेत्र। इसके अंदर आएगा कौन सा? बाड़मेर व सांचौर, बाड़मेर वह सांचौर जिले का भाग जो गुजरात के
कच्छ क्षेत्र को स्पर्श करता है। ऐसा क्षेत्र भूभाग वो आता है नेहड़ क्षेत्र के अंदर। बाड़मेर व सांचौर जिले का वह भाग गुजरात के कच्छ क्षेत्र को स्पर्श करता है। ऐसा क्षेत्र है वो नेहड़ क्षेत्र कहलाता है, जो आता है बाड़मेर और सांचौर जिले के अंदर। अब देखते हैं लूणी बेसिन की जो मुख्य नहर है वो है नर्मदा नहर। लूणी बेसिन मुख्य नहर, इस क्षेत्र की जो मुख्य नहर है वो है नर्मदा नहर। कौन सी है? नर्मदा नहर। यह है इनकी प्रमुख क्षेत्र की नहर। फिर इसका जो लूणी बेसिन के अंदर जो बांध आता है, इस क्षेत्र का प्रमुख बांध है जवाई बांध। इस सुमेर पर गांव पाली के अंदर पड़ता है, जवाई बांध है जो। दूसरा है लूणी बेसिन का प्रमुख बांध कौन सा है? जवाई बांध। यह है सुमेरपुर पाली। सुमेरपुर पाली के अंदर पड़ता है। कहां पड़ेगा? सुमेरपुर पाली के अंदर पड़ता है ये बांध है। अब देखते हैं राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर क्षेत्र। वो सांचौर क्षेत्र कहां पड़ता है? गोडवार प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। जो लूणी बेसिन नदी है उन क्षेत्र के अंदर पड़ेगा। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? राजस्थान का पंजाब इसे कहेंगे सांचौर। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर को। इसे कहेंगे राजस्थान का जो पंजाब है वो कहेंगे सांचौर। इसे कहेंगे सांचौर जिले को। सांचौर को कहेंगे राजस्थान का पंजाब है जो। ये किस में पड़ेगा? गोडवार प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। गोडवाड़ प्रदेश कहां पड़ेगा? गोडवाड़ा प्रदेश के अंदर। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर। इस प्रदेश के अंदर पड़ता है। और उस प्रदेश के अंदर जो इसका चौथा भाग है गोडवाड़ प्रदेश, इसी के अंदर पड़ता है राजस्थान का जो सांचौर है, जो राजस्थान का पंजाब कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का पंजाब कहलाता है। उसके बाद में जो 56 की पहाड़ियां हैं, कौन सी 56 की पहाड़ियां? बालोतरा में मोकलसर गांव से सिवाना तक फैली हुई। मोकलसर गांव से लेके सिवाना तक फैली हुई है। कौन सी? 56 की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां जो 56 की पहाड़ियां हैं वो कहां तक फैली हुई हैं? बालोतरा में। बालोतरा जिला है। कौन सा जिला? बालोतरा। बालोतरा जिले के जो मोकलसर गांव है, कौन सा? मोकलसर गांव से लेकर सिवाना तक। मोकलसर गांव से मोकलसर गांव से सिवाना तक है। इसका क्षेत्र है मोकलसर गांव से लेकर सिवाना तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? जो मोकलसर गांव है बालोतरा जिले के अंदर, वो सिवाना तक है। ये सिवाना क्षेत्र है, तहसील है आजकल कहां पड़ेगी? बालोतरा जिले के अंदर पड़ती है। बालोतरा जिले के अंदर पड़ती है। पहले कहां थी? बाड़मेर के अंदर। नरेंद्र जिले गठन होने के बाद में सिवाना बालोतरा में ही पड़ता है। बालोतरा जो जिला है वहां पड़ेगा। इसकी जो लंबाई है 11 किलोमीटर है। जो 56 की पहाड़ियां की लंबाई है मोकलसर गांव से लेकर सिवाना तक 11 किलोमीटर इसकी लंबाई है, वो है 11 किलोमीटर। कितनी है? 11 किलोमीटर। जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो है 1.5 किलोमीटर की क्षेत्र में फैली हुई है। फिर ये देखते हैं इस पहाड़ी का आकार है वो गोलाकार पहाड़ी
गोलाकार पहाड़ी है। आकार कैसा है? गोलाकार। इस प्रकार का आकार है इसका, गोलाकार। और इसी पहाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेनाइट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रेनाइट पाया जाता है। इस पहाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। क्या पाया जाएगा? ग्रेनाइट। सबसे अधिक ग्रेनाइट पाया जाता है कहां? छप्पर की पहाड़ी के अंदर। जबकि ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर को कहते हैं। किसे कहेंगे? ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहेंगे। ग्रेनाइट सिटी। जालोर। जिले को कहा जाता है, कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी किसे कहेंगे? जो जालोर जिले को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। इसे कहते हैं जालोर जिले को। नाकोड़ा पर्वत है। नाकोड़ा भी वर्तमान के अंदर बालोतरा जिले के अंदर ही आएगा। आएगा बालोतरा जिला। इससे पूर्व कहां था? बाड़मेर के अंदर। नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत वर्तमान के अंदर बालोतरा जिले में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? बालोतरा। बालोतरा जिले के अंदर पड़ता है जो नाकोड़ा पर्वत है। कहां? बालोतरा जिले के अंदर पड़ता है नाकोड़ा पर्वत है। ये एक जैन धर्म का धार्मिक स्थल है। जैन धर्म का, जैन धर्म का धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल है। क्या है? जैन धर्म का धार्मिक स्थल माना जाता है नाकोड़ा पर्वत। यहाँ पे जैन धर्म का धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है। इसका पार्श्वनाथ था जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ, जो पार्श्वनाथ था उसका इसका मंदिर बना हुआ है। पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है। फिर उसके बाद में जो इसे नाकोड़ा का भैरवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाकोड़ा का भैरवी कहा जाता है। पार्श्वनाथ जैन जो जैन मंदिर है यह बना हुआ है कहां? नाकोड़ा पर्वत। इसे नाकोड़ा का भैरवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाकोड़ा का भैरवी कहा जाता है। एक होता है पीपलूद। पीपलूद वर्तमान के अंदर कहा आएगा? बाड़मेर जिले के अंदर। और ये गोडवार प्रदेश के अंदर ही आता है। हर्ष प्रदेश के अंदर आ रहा है पीपलूद। पीपलूद यह आता है बालोतरा जिले में। यह रेगिस्तान का माउंट आबू कहा जाता है। इसे कहते हैं रेगिस्तान का माउंट आबू, पीपलूद स्थान को। पीपलूद कहां पड़ता है? बालोतरा जिले के अंदर पड़ता है। ये रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं इसे। बालोतरा यह है रेगिस्तान का माउंट आबू। क्या कहा जाता है इसे? रेगिस्तान का माउंट आबू। या राजस्थान का लघु माउंट राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। रेगिस्तान का माउंट आबू किसे कहते हैं? पीपलूद खंड को।
जबकि राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहेंगे? पीपलूद को। बालोतरा जिले के अंदर पड़ेगा ये, वर्तमान के अंदर बालोतरा जिले के अंदर। इससे पूर्व कहां था? बाड़मेर के अंदर। पश्चिम राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पीपलूद। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पश्चिम राजस्थान का, पश्चिम राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वो है पीपलूद। कौन सा है? पीपलूद है। पश्चिम राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पीपलूद माना जाएगा। जबकि सबसे कम वर्षा होती है सम जैसलमेर के अंदर, और शुष्क स्थान है फलोदी जोधपुर। स्थान पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी जोधपुर। जबकि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है राजस्थान पश्चिम क्षेत्र के अंदर? पूरे राजस्थान के अंदर सबसे कम वर्षा होती है सम जैसलमेर के अंदर, 0.5 सेंटीमीटर होती है, नहीं की बराबर होती है। जबकि सबसे अधिक पश्चिम राजस्थान के अंदर वर्षा होगी तो पीपलूद के अंदर होती है, जो राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है, या रेगिस्तान का माउंट आबू कहते हैं पीपलूद स्थान। उसके बाद में देखते हैं मरुस्थल के प्रकार। जो बनावट संरचना के आधार पर मरुस्थल का जो प्रकार है, एक होता है ईर्ग है, एक होता है हमवाद, एक होता है रैग। रैग होता है जो मिश्रित होता है। कैसा होता है? मिश्रित होता है। मरुस्थल के प्रकार, के प्रकार एक होता है रैग, दूसरा है हमवाद, तीसरा है ईर्ग। ये हो गए तीन। रैग है, हमवाद है, ईर्ग है। ये होता है रैग, ये पूर्णतः रेगिस्तान होता है। इसमें पूर्णतः रेगिस्तान क्षेत्र होता है। क्षेत्र होता है जो रैग है जिसमें। जबकि दूसरा आता है हमवाद। इसके अंदर जो पथरीला मरुस्थल है, रेतीला प्लस पथरीला, ये दोनों मिलके इसका निर्माण करते हैं, हमवाद मरुस्थल का निर्माण करते हैं। रेतीली जो मिट्टी है और पथरीली मिट्टी है, ये है दोनों भाग मिलके हमवाद का निर्माण करते हैं। एक आता है ईल्ग, ये है ईल्ग है, वो है मिश्रित होता है, मिश्रित होता है। ये होता है मिश्रित, जिसमें रेतीली भी होती है, पथरीली भी होगी, अन्य मिट्टियों का प्रकार भी आता है इसमें, अन्य मिट्टियां। इन सभी समूह को मिला के मिलता है ईर्ग, जिसमें रेतीली, पथरीली, अन्य मिट्टियों का जो मिश्र समावेश होता है वो ईर्ग के अंदर होता है। इसे मिश्रित मरुस्थल कहा जाता है। जबकि पूर्णतः रेगिस्तान होता है, रैग होता है। हमवाद है जो मरुस्थल, जो रेतीली मिट्टी है और पथरीली मिट्टी है, इन दोनों मिला के बनता है, इनका निर्माण होता है इस मरुस्थल का। बनावट या संरचना के आधार पर बांटा गया इसके तीन प्रकार है। अब देखते हैं बालुक जो स्तूप होते हैं, बालुक स्तूप के प्रकार कैसे कैसे होते हैं वो देखते हैं। बालुक स्तूप
बालू स्तूप के प्रकार, विभिन्न प्रकार। जो बालू के स्तूप हैं उनके विभिन्न प्रकार देखते हैं। दोहरे किसे कहते हैं? जो लहरदार बड़े बड़े टीले होते हैं उसे क्या कहेंगे? दोहरे। ये आता है दोहरे। रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर, पश्चिम मरुस्थल के अंदर जो बड़े बड़े लहरदार टीले होते हैं, बड़े बड़े लहरदार जो टीले होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? दोहरे कहेंगे। रेगिस्तान के अंदर बड़े बड़े लहरदार जो टीले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोहरे कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरे कहते हैं। जबकि दरियन आता है जैसलमेर के अंदर, ये जनसंघी क्षेत्र पड़ने वाला क्षेत्र है। ये दरियन कौन सा है? दरियन। दरियन जैसलमेर जिले के अंदर जनशून्य क्षेत्र में, जनशून्य क्षेत्र में बनने वाले रेतीले टीले टीलों को क्या कहा जाएगा? दरियन कहा जाएगा। जैसलमेर जिले के अंदर जनशून्य क्षेत्र में बनने वाले रेतीले जो टीले होते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे दरियन कहेंगे। जैसलमेर जिले के अंदर जनशून्य क्षेत्र में बनने वाले जनशून्य क्षेत्र में बनने वाले जो बालू के टीले होते हैं, रेतीले टीले होते हैं बालू के, वो क्या कहलाएंगे? दरियन कहलाएंगे। बालू के जो रेतीले टीले होते हैं उसे क्या कहेंगे? दरियन कहेंगे। ये कहां बनता है? जैसलमेर के जनशून्य क्षेत्र में, जहां जनसंख्या कम निवास करती है, शून्य निवास करती है, कम, बहुत कम, वहां पर बनने वाले जो रेगिस्तान के बालू के टीले हैं वो क्या कहलाते हैं? दरियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दरियन कहलाते हैं। अब देखते हैं राजस्थान में सभी प्रकार के जो बालू के स्तूप हैं वो पाए जाते हैं जोधपुर के अंदर। राजस्थान के अंदर सभी प्रकार के बालू स्तूप वो पाए जाते हैं जोधपुर के अंदर। जोधपुर जो बालू स्तूप हैं, राजस्थान के अंदर सभी प्रकार के बालू स्तूप पाए जाएंगे जोधपुर के अंदर। जबकि सर्वाधिक बालू स्तूप हैं वो पाए जाते हैं चूरू और जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक बालू स्तूप वो पाए जाएंगे चूरू, जैसलमेर। कहां पाए जाते हैं? चूरू और जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक जो बालू के स्तूप हैं वो चूरू जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं रण या टाट। बालू के स्तूप हैं, उसके मध्य जो छोटे छोटे गड्ढे, जब पवनी दिशा चलती है वो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। उस गड्ढों में जो बरसात का पानी है वो भर जाता है और वह मिट्टी लवणता से खारी हो जाती है। इसे स्थानीय भाषा में रण या टाट कहते हैं। क्या कहते हैं? रण या टाट कहते हैं। ये एक अस्थायी झील होती है, दलदली क्षेत्र होता है, अस्थायी झील होती है। बालू के स्तूप में के मध्य जब पवनी चलती है समांतर या समकोण दिशा में चलती है, उस समय छोटे छोटे गड्ढे जो बन जाते हैं, बालू के स्तूप बनते हैं छोटे, उनके बीच में जो गड्ढे होते हैं चारों दिशाओं में। अब उस गड्ढे के अंदर जो वर्षा काल होगी, उस वर्षा काल का पानी आता है तो जो रेतीली मिट्टी है, खारी लवणता वाली मिट्टी, वो खारी हो जाती है। क्या हो जाता है? खारा जल, वहां आके खारा जल हो जाएगा। इसके बाद में जो स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? रण या टाट कहते हैं। क्या कहते हैं? रण या टाट कहेंगे।
रन या टाट इसे कहते हैं, ये देखते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में पवनों की दिशा से बनने वाले जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे, जो छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, वहां पर वर्षा आने पर जल एकत्रित होता है और लवणता के कारण खारा हो जाता है। जो भूमि है अस्थायी भूमि वो खारी हो जाती है, लवणता पाकी खारी हो जाती है। इस खारापन के कारण जो क्षेत्र बचता है वहां कसी तो नहीं की जाती है, जबकि इसको रन या टाट कहेंगे, रन या टाट कहते हैं इसे। जो दलदली क्षेत्र है वो अस्थायी क्षेत्र माना जाता है। जो धोरे होते हैं, रेत के टीले, छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, वहां बरसात का पानी आएगा, वो जो मिट्टी है लवणता वाली मिट्टी, वो इसको लवणता पाके खारी हो जाती है और खारापन के कारण अस्थायी जो भूमि होती है वहां की, उसे रण या टाट कहते हैं। क्या कहेंगे? रण या टाट। सबसे ज्यादा रण या टाट जैसलमेर बाड़मेर के अंदर मिलते हैं। जैसे कोडमदेसर है के अंदर ही कोडमदेसर बाड़मेर है, वहां भी बहुत रण या टाट का विस्तार मिलता है। पलाया झील सामान्य खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया झील। जो वायु अपर्दन से निर्मित बड़े गर्तों में जल भरने के बाद जो भूमि लवणता के कारण इनका जल खारा होता है, उसे कहते हैं पलाया झील। क्या कहते हैं? पलाया झीलों को। सामान्यतः खारे पानी की बड़ी झीलों को पलाया झील कहते हैं। पलाया झील जो झीलें होती हैं, कौन सी पलाया झील है वो देखते हैं। सामान्य खारे पानी की बड़ी झीलों को पलाया झील कहते हैं। सामान्य खारे पानी जो बड़ी झीलें होती हैं, झीलों को पलाया झील कहते हैं। पलाया झील कहते हैं। सामान्य खारे पानी की जो बड़ी झीलें होते हैं उसे पलाया झील कहते हैं। जो वायु अपर्दन से निर्मित बड़े गर्तों में जल भरने के बाद जो भूमि की लवणता है उनका जल खारा हो जाता है। क्या हो जाता है? लवणता पाके खारा हो जाता है। फिर उसके बाद में देखते हैं खडीन। खडीन है वो है तली पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ जो मिट्टी बनती है, वहां कसी होती है, उसे कहते हैं खडीन। खडीन का कार्य सबसे पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने, जैसलमेर की जो पाली वाले ब्राह्मण हैं, वो 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की थी। खडीन यह है खडीन। खडीन बढ़ता है तली या पोखर, तली या पोखर में वर्षा काल पानी एकत्रित होता है और बाद में जो सूख जाता है।
वहां शेष रही मिट्टी में कृषि की जाती है। ऐसे क्षेत्र को खड़ीन कहेंगे। खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। जो तलीय पोखर वाली जो क्षेत्र होता है, वर्षा काल जो पानी आता है वो एकत्रित होता है, उसके बाद सूख जाता है, सूखने के बाद जो शेष मिट्टी रहती है उसे खड़ीन कहते हैं। इस खड़ीन का प्रयोग सबसे पहली 15वीं शताब्दी में जो पालीवाल ब्राह्मण वो किए थे इनका प्रयोग सबसे पहले। कहाँ किया जाता है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण हैं वो 15वीं शताब्दी में इसका सबसे पहले उपयोग किया खड़ीन का। तली पोखर जो वर्षा का जल आता है उसकी सूखने के बाद जो मिट्टी शेष रहती है वहां पे उसकी कृषि की जाती है, उसे कहते हैं खड़ीन। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 15वीं शताब्दी के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों ने। किसने? पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था इनका प्रयोग सबसे पहले। बालू के जो स्तूप है कई प्रकार के होते हैं, जैसे अनुदैर्घ्य बालू स्तूप है। ये जो अनुदैर्घ्य जो बालू स्तूप है इसकी जो दिशा होती है वो समांतर क्रम वह अनुदेश बने होते हैं, समांतर क्रम में अनुदेश होते हैं। एक आता है रेखीय बालू स्तूप। ये अपनी दिशा समांतर क्रम लगातार वर्ष भर एक ही दिशा में चलते रहते हैं। रेखीय बालू स्तूप। रेखीय जो बालू स्तूप हैं वो सबसे विनाशकारी होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं, सबसे विनाशकारी होते हैं। और एक आता है अनुप्रस्थ बालू स्तूप। ये पवनों की दिशा में संपूर्ण या लंबवत बनने वाले जो बालू स्तूप हैं इसे क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ बालू स्तूप कहेंगे, जो कि वर्ष भर एक ही दिशा में चलने वाली जो पवनें होती हैं, इन विस्तार होता है एक ही दिशा में। जो पवनों द्वारा जो बनाई जाने वाली जो बालू स्तूप हैं उसे अनुप्रस्थ बालू स्तूप कहते हैं। ऐसे बालू स्तूप हैं वो हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में देखने को मिलते हैं। एक होता है बरखान। बरखान है जो अर्धचंद्राकार जो बालू स्तूप होते हैं। क्या? अर्धचंद्राकार बालू स्तूप होते हैं। ये सर्वाधिक गतिशील, सबसे ज्यादा गतिशील, सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं बरखना। अर्धचंद्राकार जो टीले होते हैं उसके कहीं क्या किस नाम से जाना जाएगा? बरखना के नाम से जाना जाएगा। और ये सबसे ज्यादा शेखावटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। कहाँ? शेखावटी क्षेत्र में। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाले जो बालू स्तूप होते हैं वो होते हैं बरखान। बरखान यह है अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं। अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं, उसे कहते हैं बरखान। ये सबसे ज्यादा राजस्थान विनाशकारी होते हैं। गतिशील राजस्थान में सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। ये सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर मिलते हैं शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? शेखावटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। बरखान है ये अर्धचंद्राकार जो बालू स्तूप होते हैं उसे क्या कहेंगे? बरखान। ये सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले बालू स्तूप होते हैं। और कहां पाए जाते हैं? शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा राजस्थान देखने को मिलते हैं। तारा बालू स्तूप तारे के आकार का होता है। ये हवा अपनी दिशा में बार बार बदलती रहती है। हवा जो पवने की दिशा है बार बार बदलती रहती है। उस दिशा के अंदर जो बालू स्तूप बनते हैं उस बालू स्तूप को तारा बालू स्तूप कहा जाता है। इसका निर्माण है वो मोहनगढ़ और पोखरण जैसलमेर में होता है। एक होता है नेटवर्क बालू स्तूप। ये बालू स्तूप होते हैं, नेटवर्क हैं, तो राजस्थान की उत्तरी पूर्वी थार जो मरुस्थल है
वहां देखने को मिलेंगे। हनुमानगढ़ से हिसार, भिवानी, हरियाणा तक इसका जो विस्तार है, राजस्थान नेटवर्क बाल स्तूप का विस्तार कहाँ तक है? हनुमानगढ़ से हिसार, भिवानी तक, जो हरियाणा का क्षेत्र है वहां तक इसका विस्तार माना जाता है। एक होता है शब्र काफिज, यह मरुस्थल में छोटी झाड़ियों, जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं या ऊंचे घास के मैदान होते हैं, वहां झुंडू के चारों ओर जो बालू स्तूप बनते हैं उसे कहते हैं सब्र काफिज। इस नाम से जाना जाएगा, सब्र काफिज। ये मरुस्थल में छोटी झाड़ियां या ऊंचे घास के जो मैदान झुंड होते हैं वहां पर चारों ओर पाया जाने वाला जो बालू स्तूप होता है उसे कहेंगे सब्र काफिज। जय हिंद दोस्तों।